हमने अपने पिछले वीडियो में इंडिफरेंस कर्व की सहायता से उपभोक्ता की संतुलन को स्थापित किया था। उसके पश्चात हमने इनकम इफेक्ट को पढ़ा। उसमें हमने पॉजिटिव और निगेटिव दो रूपों को पढ़ा। इस वीडियो में हम क्षतिपूरक मांग प्रभाव यानी कॉम्पेंसेटिंग डिमांड इफेक्ट को जानेंगे। इसमें दो अप्रोच, हिग्स का प्रतिस्थापन दृष्टिकोण और स्लेटेस्की का प्रतिस्थापन दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। चलिए हम क्षतिपूरक मांग प्रभाव को समझते हैं, जिसमें पहला दृष्टिकोण हिग्स का दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के अनुसार वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए, अर्थात आय प्रभाव को विलुप्त करने के लिए उपभोक्ता की मौद्रिक आय को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपभोक्ता पहले से न तो अच्छी स्थिति में हो और न ही खराब स्थिति में हो। इसकी व्याख्या हम एक रेखाचित्र से आगे करते हैं। हिग्स दृष्टिकोण के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता एक ही उदासीनता वक्र पर एक संयोग बिंदु से दूसरे संयोग बिंदु पर स्थानांतरित हो जाता है। हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव को समझने के लिए हम एक रेखाचित्र की सहायता लेते हैं, जो हिग्स का ही रेखाचित्र है। हिग्स ने दो वस्तु x वस्तु और y वस्तु क्रमशः x अक्ष और y अक्ष पर लिया है। शुरू में जब कीमत रेखा RS है तो P बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन है, यानी P बिंदु पर उदासीनता वक्र हमारी बजट लाइन को स्पर्श कर रही है तो उपभोक्ता का संतुलन है। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि उपभोक्ता की आय नहीं बढ़ती, बल्कि वस्तु x सस्ती हो जाती है, जिससे उसकी वास्तविक आय बढ़ जाती है। मौद्रिक आय तो पहले इतना ही है। मौद्रिक आय से यहाँ तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता की जो प्रत्यक्ष आय है जो दिख रही है, लेकिन वास्तविक आय से मतलब वस्तुओं के परचेजिंग पावर से है। तो जब वस्तु x से सस्ती हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वास्तविक आय बढ़ गई है, यानी वस्तु x अब अधिक खरीद पाएगा। तो इस प्रकार जब वस्तु x सस्ती हो गई है तो उसे अधिक खरीदेगा। इस प्रकार जो है हमारी नई बजट लाइन वो बाईं तरफ खिसक जाएगा, यानी RS1 हो जाएगा। लेकिन हिग्स के अनुसार, हिग्स कहते हैं कि इस बढ़ी हुई वास्तविक आय को इस प्रकार हमें कम करना है कि मौद्रिक आय स्थिर रहते हुए भी वास्तविक आय को इस प्रकार कम करना है कि उपभोक्ता पहले इतना ही संतुष्टि प्राप्त करे। तो इसके लिए हिग्स ने बताया कि RS1 के समांतर ही मूल बिंदु की ओर एक नई बजट लाइन KT खींचेंगे। KT इस प्रकार खींचेंगे कि KT बजट लाइन पहली इंडिफरेंस कर्व को टच करे, और जहां टच करेगा वही नई संतुलन का बिंदु होगा, उपभोक्ता की वही संतुष्टि का बिंदु होगा। प्रारंभ में तो जब हमारा पहली बजट लाइन RS थी तो उस समय हमारा संतुलन का बिंदु P था, यानी P पर जब था तो x की वह OA इकाई और y की वह OC इकाई पा रहा था। लेकिन जैसे ही वस्तु x से सस्ता हुई, अब वह x वस्तु की OB मात्रा और y वस्तु की OD मात्रा पा रहा है, यानी x वस्तु की AB मात्रा उसकी बढ़ गई है। यहाँ पर जब नई बजट लाइन हमने खींची KT, जो इंडिफरेंस कर्व को Q बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। चूँकि पहले उपभोक्ता P बिंदु पर था और इसी इंडिफरेंस कर्व जो नई बजट लाइन स्पर्श करती है वो Q बिंदु पर है, यानी पहले इतना ही उपभोक्ता को संतुलन अवस्था इस पर भी स्थापित होगा तो संतुष्टि उतनी ही मिलेगी, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के हर एक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। x वस्तु का उपभोग बढ़ा है तथा y वस्तु का उपभोग घटा है, इसे ही हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार से हिग्स ने एक रेखाचित्र के माध्यम से प्रतिस्थापन प्रभाव को बताने का प्रयास किया है। जब वस्तु x सस्ती हुई थी तो किस प्रकार से उपभोक्ता की वास्तविक आय को इस प्रकार परिवर्तित किया गया था
कि उसकी मौद्रिक आय स्थिर थी और एक ही इंडिफरेंस कर्व IC1 पर दूसरा संयोग बिंदु P प्राप्त करके Q प्राप्त करके एक नया संतुलन बिंदु स्थापित किया गया था। इस रेखाचित्र में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से वस्तु X की कीमत में वृद्धि हो गई और उसकी वास्तविक आय में कमी हो गई, तो उसके मौद्रिक आय को इस प्रकार बढ़ाएंगे कि उपभोक्ता पहले वाले ही इंडिफरेंस कर्व पर एक नई संतुष्टि का बिंदु स्थापित करेगा और उस पर वह संतुलन की अवस्था को प्राप्त करेगा। इस रेखा चित्र में हम यह देख पा रहे हैं कि उपभोक्ता की शुरू का कीमत रेखा RS है, लेकिन जैसे ही वस्तु X से महंगी हो गई, कीमत बढ़ गई उसकी, तो वह खिसक कर दाईं तरफ हो गया, यानी नई कीमत रेखा RS1 हो गया। जब शुरू का कीमत रेखा RS था तो उस पर उपभोक्ता की P बिंदु पर संतुलन था, यानी P बिंदु पर इंडिफरेंस कर्व जो है वह कीमत रेखा को P पे स्पर्श कर रहा था, तो वहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन बिंदु था। लेकिन जैसे ही कीमत में वृद्धि हुई, नई कीमत रेखा RS1 हो गई, यानी अब वो वस्तु X वह कम खरीद पाएगा। देख रहे हैं कि वास्तविक आय में कमी हो गई, लेकिन उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है अब उसमें हम वृद्धि करेंगे इस प्रकार कि उपभोक्ता पहले इतना ही संतुष्टि पाए। तो इसके लिए हिग्स ने यह बताया कि एक नई कीमत रेखा मूल बिंदु से दूर इस प्रकार खिसकाएंगे, इस प्रकार खींचेंगे RS1 के समांतर, जो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व को एक बिंदु पे फिर से स्पर्श करे, यानी जो कीमत रेखा RS भी स्पर्श की थी और अब KT भी स्पर्श करना चाहिए इंडिफरेंस कर्व IC पर। तो जब हम नई कीमत रेखा खींचते हैं तो Q बिंदु पर स्पर्श करता है, यानी Q बिंदु पर अब देख रहे हैं उपभोक्ता को X वस्तु OB और Y वस्तु OD मिल रही है। चूँकि जब P बिंदु संतुलन का बिंदु था तो X वस्तु OA मिल रहा था और Y वस्तु OC मिल रहा था। देख रहे हैं जब Q संतुलन का बिंदु हुआ तो X वस्तु की मात्रा में कमी आई है। कितना कमी आई है? तो कमी है AB हमारी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं Q पे स्पर्श किया नई कीमत रेखा, यानी Q संतुलन का बिंदु होगा और इस पर भी पहले की इतना ही संतुष्टि मिलेगी उपभोक्ता को। हमने कई बार इसकी चर्चा की है कि इंडिफरेंस कर्व के हर एक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, यानी P पर ही Q है, यानी IC पर ही P और Q है, यानी P पे जितनी संतुष्टि मिल रही थी उतनी उसे Q पर मिलेगी। इस प्रकार से कीमतों में वृद्धि होने पर हमने उपभोक्ता का नया संतुलन बिंदु स्थापित किया, यानी वस्तु X के उपभोग में कमी हुई और Y के उपभोग में वृद्धि हुई। इसे ही हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव दृष्टिकोण पढ़ने के पश्चात हम इस्लेटस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव दृष्टिकोण देखेंगे। इस्लेटस्की ने प्रतिस्थापन प्रभाव को एक आंशिक परिवर्तित रूप प्रस्तुत किया है। प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए इस्लेटस्की द्वारा प्रतिपादित इस रीति में वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए उपभोक्ता मौद्रिक आय में इस प्रकार परिवर्तन करे कि उपभोक्ता वस्तुओं के प्रारंभिक संयोग को खरीद सके। इसकी इस लिखित लाइन की व्याख्या हम आगे एक रेखाचित्र में करेंगे। इस्लेटस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में मौद्रिक आय में परिवर्तन लागत अंतर के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले लागत अंतर को समझते हैं। लागत अंतर का मतलब मूल्यों में अंतर के फलस्वरूप क्रय शक्ति में अंतर होना है। इस्लेटस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव को हम एक रेखाचित्र के द्वारा समझते हैं। इस रेखाचित्र में हम देख रहे हैं X और Y एच पर क्रमशः X गुड्स और Y गुड्स हैं। शुरू में जब कीमत रेखा RS थी तो इसका संतुलन बिंदु P था, यानी P पर
IC1 इंडिफरेंस कर्व टच कर रही थी, तो यहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन बिंदु था। लेकिन जैसे ही x वस्तु की कीमत घटी तो उसकी वास्तविक आय बढ़ गई। वास्तविक आय बढ़ गई तो हमारी नई कीमत रेखा बाईं तरफ खिसक कर यानी मूल बिंदु से दूर RS1 हो जाती है। इसलिए टेस्की कहते हैं कि हम इस बढ़ी हुई वास्तविक आय को इस प्रकार कम करेंगे, यानी मौद्रिक आय इस प्रकार कम करेंगे वास्तविक आय कम करने के लिए कि जो हमारी नई कीमत रेखा है वह RS1 कीमत रेखा के समानांतर मूल बिंदु की ओर KT खींचेंगे। KT एक हमारी नई कीमत रेखा है। यह कीमत रेखा इस प्रकार खींचेंगे कि जो हमारा पूर्ववत संतुलन का बिंदु P था उससे गुजरे। इसलिए इससे गुजारेंगे कि उपभोक्ता हो सकता है इस बिंदु पर भी संतुलन स्थापित कर पाए। इस बिंदु पर चाहे तो वह वस्तुओं को खरीद सकता है। लेकिन जैसे ही हम नई कीमत रेखा KT खींचें, KT इस प्रकार खींचें कि जो P से गया, जब P पर गया, P से गया तो चूंकि जब P पर थे हम तो हम x वस्तु OA और y वस्तु OC पा रहे थे। उपभोक्ता चाहे तो P पर भी वह संतुष्टि स्थापित कर सकता है। लेकिन नई कीमत रेखा KT निकलने के बाद एक इंडिफरेंस कर्व IC2 हम इस प्रकार खींचेंगे कि IC1 से वह ऊपर है। और हम जानते हैं जो इंडिफरेंस कर्व जितना ही ऊपर होता है वह उतना ही संतुष्टि स्थापित करता है। तो उपभोक्ता P पर क्यों संतुष्टि स्थापित करेगा? जब कीमत रेखा KT खींचने पर नई इंडिफरेंस कर्व IC2 ऊपर है तो स्वाभाविक ऊपर उससे अधिक संतुष्टि मिलेगी। तो उपभोक्ता अब Q पर रहना पसंद करेगा, यानी Q पर वह x वस्तु की OB और y वस्तु की OD मात्रा पाएगा, उपभोग करेगा। x वस्तु की मात्रा बढ़ी है, कितनी बढ़ी है? तो AB बढ़ी है। और y वस्तु की मात्रा घटी है, कितनी घटी है? CD घटी है। तो हम देख रहे हैं कि इस टेस्की के दृष्टिकोण में एक नई इंडिफरेंस कर्व के द्वारा उपभोक्ता की एक नई संतुलन बिंदु स्थापित हो रही है। लेकिन हिग्स में ऐसा नहीं था। हिग्स ने बस इतना ही अंतर था, एक ही इंडिफरेंस कर्व था और संयोग बिंदु बस उसका स्थान परिवर्तित हो गया था। लेकिन इसमें इंडिफरेंस कर्व ही परिवर्तित हो गया है और नया संतुलन बिंदु नई कीमत रेखा के नई इंडिफरेंस कर्व के स्पर्श बिंदु पर है। हमने अभी जस्ट देखा कि किस प्रकार से वस्तु x सस्ती हो गई थी और वस्तु x सस्ती हो जाने से उसकी वास्तविक आय में वृद्धि हो गई थी। वास्तविक आय में इस प्रकार से कमी की गई थी मौद्रिक आय को घटाकर, जिससे उपभोक्ता को एक नया संतुलन बिंदु मिला था। इस रेखा चित्र में हम यह देखेंगे कि वस्तु x हमारी महंगी हो गई। महंगी होने से उसकी वास्तविक आय में कमी हो गई है और जिससे उसकी मौद्रिक आय को बढ़ाया जाएगा, जिससे उपभोक्ता पहले इतना ही संतुष्टि प्राप्त करे। इस रेखा चित्र में हम एक नई कीमत रेखा, शुरू का कीमत रेखा RS देख रहे हैं और जब RS कीमत रेखा थी तो हमारी संतुलन का बिंदु P थी, यानी इंडिफरेंस कर्व IC1 P पे स्पर्श कर रही थी। जब नई संतुलन बिंदु P थी तो x की OA और y की OC इकाई का उपभोग कर रहा था। लेकिन x वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई, जिससे वो x वस्तु कम खरीद पाएगा और कीमत रेखा हमारी खिसक कर RS1 हो गई है। लेकिन इस टेस्की कहते हैं कि पहले इतना संतुष्टि प्राप्त करने के लिए मूल बिंदु से दूर हम एक नई कीमत रेखा इस प्रकार खींचेंगे जो RS1 के समांतर हो और पुरानी संतुलन बिंदु से होकर गुजरे। पुरानी संतुलन बिंदु से इसलिए गुजरेगा क्योंकि उपभोक्ता चाहे तो वह पुराने संतुलन बिंदु पर रहकर भी वस्तुओं का उपभोग कर पाएगा। जब हम नई कीमत रेखा खींचते हैं KT इस प्रकार खींचे जो P से जा रहा है और P से जा रहा है तो P पर भी उसे संतुष्टि मिलेगी पहले इतना ही,
यानी पी पर भी चाहे तो वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। लेकिन हम नई इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार खींचेंगे जो IC1 से ऊपर हो। यह नई इंडिफरेंस कर्व IC2 है जो IC1 से ऊपर है। और हम जानते हैं जो इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होता है वह उतना ही संतुष्टि अधिक व्यक्त करता है। इस प्रकार से Q अधिक संतुष्टि व्यक्त कर रहा है, तो उपभोक्ता चूँकि P पे रहना पसंद ही नहीं करेगा, भले से उसे पहले इतना ही संतुष्टि मिल रही है, अब तो उसे अधिक मिल रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Q बिंदु ही नई संतुलन का बिंदु होगा, क्योंकि Q पर उपभोक्ता की संतुष्टि P से कहीं अधिक है। इस प्रकार X वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर नई संतुलन बिंदु P से खिसक कर Q हो जाएगा। इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव का हमने हिग्सियन दृष्टिकोण और स्लेटेस्की दृष्टिकोण को पढ़ा। उपभोग का P बिंदु से Q बिंदु पर स्थानांतरण ही स्लेटेस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। इस रेखाचित्र में हम देख रहे हैं कि उपभोग बिंदु P था और Q पर स्थानांतरित हो गया। इसे ही स्लेटेस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार से स्लेटेस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव पूर्णतः कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रतिस्थापन प्रभाव का वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।